नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जादव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट मराठी, स्टैंडर्ड एसएससी मतलब 10th, ईयर है 2020, बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड। हम लोग 10 चैप्टर देख रहे हैं रंग साहित्याचे। उसमें पार्ट 1 हमारा हो चुका है और ये कंटिन्यू पार्ट 2 चालू है यहाँ से। ठीक है, आगे का सेंटेंस हम लोग रीड करते हैं। संत काव्यापासून पंत काव्ये, मध्ययुगीन काव्ये, शाहिरी काव्य अशी वळणे घेत आधुनिक काळात मी मुक्त छंदाचे रूप धारण केले आहे। ओके, तो ये कविता का है, कविता का डायलॉग जो कंप्लीट कर रहे हैं हम यहाँ पे। कविता ये बोल रही है कि संत काव्य यानी कि आपने क्या पढ़ा था, संतवाणी पढ़ा है आपने, तो आपको संत काव्य क्या होता है ये पता चला कि जो संत कुछ कविता करते हैं, जैसे कि अभंग जो हमने संतवाणी में देखा, योगी सर्वकाळ सुखदाता अंकिला मी दास तुझा, तो ये भी एक प्रकार की कविता ही होती, कविता का यही एक प्रकार होता है। बाद में पंत काव्य है, मध्ययुगीन काव्य मतलब जो मध्य युग में, जो इतिहास के हिस्ट्री में जो मीडिएवल आपका होता है दौर, तो उसमें जो काव्य किए गए। शाहिरी काव्य मतलब शिवाजी महाराज का अगर आपने मूवी देखा होगा तो उसमें पोवाड़ा होता है, मतलब शिवाजी महाराज की पूरी स्टोरी एक गाने में, जो गाने को पोवाड़ा बोलते हैं, उसमें बताई जाती है, तो उसको शाहिरी काव्य बोला जाता है। मी शिवाजीराव भोसले बोलतोय, ये मूवी अगर आपने देखा होगा तो आपको उसमें शिवाजी महाराज का पूरा पोवाड़ा वहाँ पे आता है। अशी वळणे घेत मतलब इस तरह से अलग अलग प्रकार लेते हुए, वळणे का मतलब होता है ट्विस्ट, ऐसे अलग अलग ट्विस्ट लेके आधुनिक काळात मतलब अभी के जग में, अब आधुनिक काल मतलब करंट जो हमारा वर्ल्ड है उसमें मी मुक्त छंदाचे रूप धारण केले आहे। मुक्त छंद का मतलब होता है कि पूरी तरह से कविता, छंद यानी क्या, हॉबी नहीं है यहाँ पे, छंद एक व्याकरण का पार्ट होता है। मुक्त छंद मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना फ्री स्टाइल डांसिंग, जिसमें जैसे कि हम लोग गणपति में डांस करते हैं, उसमें कोई ये नियम नहीं होता कि ऐसे ही करना है स्टेप, वैसे ही करना है स्टेप। ठीक है, हम लोग फ्रीली डांस करते हैं, हमें जैसे आता है वैसे। तो वैसे ही सेम एज इट इज़ मुक्त छंद में जब कविताएं रची जाती है, बनाई जाती है, तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं कि इतने ही शब्द पहले लाइन में आने चाहिए, यही व्याकरण यमक अलंकार ही आना चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। और मुक्त छंद में ज़्यादा करके कविताएं कौन करते हैं, जो हमारी जनरेशन होती है। ओके, हमें मतलब हमारे में भी कुछ कवि ऐसे होते हैं, आपके फ्रेंड्स में से बहुत लोग होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जिनको कविताएं करना खुद से पसंद होता है। तो वो जो बच्चे कविताएं करते हैं उसमें कोई व्याकरण ज़रूरी नहीं होता, कोई रूल ज़रूरी नहीं होता, उसको मुक्त छंद बोला जाता है। ठीक है, आगे नाटक। अभी नाटक की एंट्री होती है। ओके, नाटक बोलता है, अरे सुश्रुत ओळखलंस का मला, मतलब अरे सुश्रुत तूने मुझे पहचाना क्या। सुश्रुत बोलता है, तू कोण आहेस रे, मतलब तू कौन हो। तो नाटक बोलता है, माझ्याकडे बघ म्हणजे तुला कळेल, मतलब मेरे मेरे इधर देख तब तुझे पता चलेगा। तो सुश्रुत बोलता है, अरे नाटक दादा तू, मतलब अरे नाटक भैया तू। नाटक बोलता है, पात्र रचना मतलब पात्र जैसे कि कैरेक्टर होते हैं, ड्रामा मतलब नाटक में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। अगर आपने स्कूल में नाटक किया है, ड्रामा किया है, तो आपको पता होगा कि कैरेक्टर सिलेक्शन होता है, तो कौन प्रिंसेस बनेगी, कौन प्रिंस बनेगा। ओके, ये सब जो कैरेक्टर की रचनाएं होती है वो कहाँ होती है, नाटक में होती है। तो पात्र रचना मतलब कैरेक्टर रचना, मतलब कैरेक्टर की जो भी रचना होती है वो नाटक में होती है। बाद में सुरसुरित संवाद, सुरसुरित मतलब बहुत ही तीखा ऐसा डायलॉग्स होते हैं। सुरसुरित मतलब जो बहुत ही क्या करेंगे, हमें अच्छे लगेंगे, ऐसे डायलॉग्स होते हैं। नाट्यमय घटना मतलब ऐसे नाट्यमय घटनाएं होंगी, प्रसंग होंगे वहाँ पे। यामुळे मी मराठी माणसाच्या हृदयात, और इन सभी चीज़ों के वजह से मैं मराठी इंसान के हार्ट में, हृदय मतलब दिल में अढळ स्थान प्राप्त करतो। अढळ यानी कि क्या, अढळ मतलब जिसको कभी भी आप हिला नहीं सकते,
ऐसे स्थान को अधर स्थान बोला जाता है। तो वैसा स्थान किसने लिया है? मराठी इंसान के दिल में नाटक ने। ओके, मतलब नाटक मराठी लोगों के लिए बहुत ही दिल के करीब है। नाटक को मराठी इंसान के दिल से कोई कभी नहीं निकाल सकता। ओके, तुला माहीत आहे माझं रंगमंचावर सादरीकरण होणार आहे, याचे भान ठेवूनच नाटककार माझी मांडणी करतो। नाटक उसके बारे में और कुछ बताता है सुश्रुत को। तो वो बोलता है कि तुझे पता है क्या, तुला माहीत आहे मतलब तुझे पता है क्या, माझं रंगमंच, रंगमंच का मतलब होता है स्टेज। नाटक कहाँ पे होता है? स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। तो नाटक वो बात बता रहा है सुश्रुत को कि जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करने वाला होता हूँ तो उस बारे में याचे भान ठेवून मतलब उस बारे में सोच के ही जो नाटककार होते हैं, मतलब जो नाटक बनाने वाले होते हैं, वो उसी तरह से मेरी क्या करते हैं? मांडणी करतात। मांडणी करतात, मांडणी मतलब अरेंजमेंट करते हैं। ओके, मतलब सपोज जो नाटक है वो बच्चों के लिए है, तो रंगमंच पर मतलब स्टेज पे ऐसी चीज़ें आपको ऐसा सेटअप दिखेगा जो बच्चों के रिलेटेड है। ओके, उसमें कोई भी वॉर का सीजन मतलब वॉर का सीन नहीं दिखाएंगे, पुलिस स्टेशन नहीं दिखाएंगे। तो नाटक वही बोल रहा है सुश्रुत को कि मेरे अकॉर्डिंग ही सब स्टेज पे होता है, मतलब अरेंजमेंट, सब अरेंजमेंट होती है। आगे का सेंटेन्स, वाचनीय अन प्रेक्षणीय व्हावं अशी त्यांची अपेक्षा असते। मतलब जो नाटक है वो वाचनीय, वाचनीय अन प्रेक्षणीय, अन का मतलब होता है एंड, आनी। ओके, अन ये शब्द पुराने लैंग्वेज, पुराने प्राकृत मराठी में यूज़ करते थे। अभी हम लोग आनी बोलते हैं कि वह बोलते हैं। ओके, सो वाचनीय और प्रेक्षणीय का मतलब होता है कि नाटक हमें समझ में आना चाहिए। अगर आप किसी भी नाटक को गए हो और आपको नाटक समझ में ही नहीं आ रहा है, नाटक की कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, सो नाटक बनाने वाली की अपेक्षा क्या है रहती है कि नाटक वो लोगों को समझना आना चाहिए। ओके, और उनको अच्छा लगना चाहिए, दिखने में भी वो अच्छा दिखना चाहिए। सुश्रुत बोलता है तब, मी कालच एक धम्माल बालनाट्य बघितलं। तो सुश्रुत बोलता है मैंने कल ही एक बहुत धमाल, धमाल मतलब बहुत ही अच्छा, बालनाट्य मतलब बच्चों का जो नाटक होता है वो मैंने कल ही देखा, त्याचं दिग्दर्शन उत्तम होतं असे बाबा म्हणाले। तो उसका जो दिग्दर्शन, दिग्दर्शन मतलब क्या? उसका जो प्रोसेस होता है वो नाटक बनाने का, उस प्रोसेस को दिग्दर्शन बोला जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा था, ऐसे मेरे पिताजी बोल रहे थे। क्योंकि ये बच्चा है तो इसको दिग्दर्शन मतलब पता नहीं है क्या है। ओके, सो ये जो ओपिनियन है उसके फादर का ओपिनियन है। ठीक है, तो नाटक उसके बारे में बताता है कि व्हाट इज़ मीन बाय दिग्दर्शन। तो नाटक बोलता है वाह छान, मतलब अरे वाह, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे। अरे, दिग्दर्शकासाठी मला दिग्दर्शित करणे हा आनंददायी अनुभव असतो। मतलब जो दिग्दर्शक होता है, ओके, मतलब जो आपके सामने नाटक क्या करता है, दिखाता है, नाटक को प्रेजेंट करता है। ओके, प्रोड्यूसर जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। सो प्रोड्यूसर क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट लेके आता है, एक स्टोरी होती है उसके पास, और वो लोगों के सामने मूवीज़ के फॉर्म में या फिर नाटक के फॉर्म में लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करता है। तो नाटक का भी वही हाल है यहाँ पे। सो दिग्दर्शकासाठी मतलब प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूस करना, एक अच्छा नाटक प्रोड्यूस करना, ये मेरे लिए बहुत ही आनंददायी अनुभव है। ऐसे नाटक बोल रहा है कि नाटक को भी एक ये फीलिंग है कि जब प्रोड्यूसर उसको प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, तो अगर वो नाटक अच्छा है तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है। आगे जाते हैं। मराठी भाषेत गोविंद बल्लाळ देवल, श्रीपाद कोल्हटकर, राम गणेश गडकरी, पु ल देशपांडे, वसंत कानेटकर, मधुसूदन कालेलकर, प्र के अत्रे अशा दिग्गज लेखकांनी मला समर्थपण हाताळलं। तो नाटक कुछ नाटककारों के नाम बता रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो नाटक है वो लिखे हैं।
ओके, समर्थपणे हाताळलं मतलब क्या होता है, बहुत ही सामर्थ्य से मुझे उन्होंने लिखा है, मुझे उन्होंने मैनेज किया है। हाताळणं का मतलब होता है टू बी हैंडल, मुझे अच्छे से उन्होंने, इन सब लेखकों ने हैंडल किया है। तो अभी कौन आता है, नया कैरेक्टर आता है और वो है चरित्र। ठीक है, सो चरित्र क्या बोलता है, जैसे चरित्र मतलब आपको पता है, हम आपने बहुत सारे लोगों के चरित्र पढ़े होंगे, मतलब बायोग्राफी। ओके, सो चरित्र बोलता है ए सुश्रुत, शुक शुक इकडे बघ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अरे सुन सुन इधर देख, वैसे ही वो चरित्र उसे बुलाता है। तो सुश्रुत बोलता है कौन बोलवते मला, मतलब कौन बुला रहा है मुझे। तो चरित्र बोलता है अरे मी, मतलब अरे मैं बुला रहा हूँ, मी चरित्र, मेरा नाम चरित्र है, मी चरित्र हूँ। मी एखाद्या थोर व्यक्तिमत्वाच्या व्यक्तीचा लेखकावर प्रभाव पाडतो। चरित्र में क्या होता है देखिए, चरित्र बोल रहा है उसको, मी मतलब मैं, एखाद्या मतलब एका, मतलब एक थोर व्यक्ति को, व्यक्ति के बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे, व्यक्तिमत्व मतलब पर्सनालिटी में, एक थोर व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीज़ें होती है जिसका लेखक पे प्रभाव पड़ जाता है। ओके, आणि त्याच्या आयुष्याची गाथा लिहिण्याची प्रेरणा लेखकाला मिळते आणि त्यातून मी जन्माला येतो। मतलब कोई एक लेखक एक महान ऐसे व्यक्ति को देखता है और उसको उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, उसकी अचीवमेंट के बारे में उसको लिखने की चाहत होती है, और तब जाके मेरा जन्म होता है, मतलब तब जाके वो ऑटोबायोग्राफी लिखना चालू करता है, बायोग्राफी लिखना चालू करता है लेखक, और उससे ही मेरा जन्म होता है, तभी मेरा बायोग्राफी क्या आता है, मैं बॉर्न होता हूँ। ठीक है, तो सुश्रुत बोलता है आगे, मॅडम नेहमी सांगतात की थोरांची चरित्र सामान्यांना प्रेरणा देतात म्हणून। सुश्रुत बोलता है कि हमारे टीचर हमेशा ये बात कहते हैं कि जो थोर, जो महान लोग होते हैं, उनका जो बायोग्राफी होता है, मतलब चरित्र, वो नॉर्मल लोगों को बहुत ही इंस्पायर करता है। जैसे कि आपको भी बोला गया होगा कि महान लोगों की किताबें पढ़िए, उनका जीवन कैसा व्यतीत हुआ वो पढ़िए, ताकि आपको कुछ समझ में आए। ओके, सो यही चीज़ उनकी टीचर भी सुश्रुत को बोला करती थी। आगे, तो चरित्र बोलता है उसको, रिप्लाई करता है अगदी बरोबर, मतलब एग्जैक्टली करेक्ट, कारण मी असतोच मुळी संघर्षमय, क्योंकि मैं मतलब चरित्र हमेशा, मतलब मैं हमेशा संघर्षमय रहता हूँ। देखिए, जो अभी तक हमने जो कैरेक्टर देखे, जैसे कि कथा देखी, कादम्बरी देखी, कविता और नाटक, ये 4 कैरेक्टर हमने देखे, तो उसमें ना कभी ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ हैप्पी चीज़ें दिखाई जाती है, पर जब आप किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो तो यहाँ पे ना ज़्यादा लोगों का संघर्ष दिखाई देता है। जैसे कि महात्मा गांधी का आपने बायोग्राफी पढ़ा है, डॉक्टर APJ अब्दुल का आपने अगर पढ़ा होगा, सुना होगा। देखिए, आपको पढ़ने में कंटाला आता है, आलस आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब में जाके आप ऑडियो बुक्स मतलब सुन सकते हो। ओके, या फिर शॉर्ट में बायोग्राफी होती है, उसके बारे में समरी दी होती है, तो वो सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बायोग्राफी क्या होती है। अगर आप जो सुन रहे हैं उनमें से किसी ने अगर पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो उनको पता है कि उसमें क्या लिखा होता है। सपोज़ APJ अब्दुल कलाम का मैंने बायोग्राफी पढ़ा, या फिर शिवाजी महाराज का, तो उन्होंने उनके लाइफ में जो एक क्या बोलते हैं, एक जो अचीवमेंट उन्होंने अचीव की है, पर उन्होंने शुरुआत तो ज़ीरो से की है, जब उनके पास कुछ नहीं था। तो उनकी जो लाइफ की जर्नी है, तो वो जर्नी उस बायोग्राफी में दिखाई जाती है, और जर्नी अगर हम लोग कहेंगे तो उसमें ज़्यादा आती है प्रॉब्लम्स। ओके, तो वो डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने किस तरह से फेस की, उनकी मेंटालिटी वहाँ पे उन्होंने कैसे यूज़ की, ये सब चीज़ें चरित्र में आपको समझ में आएगी। तो संघर्षमय मतलब जो चरित्र होता है वो संघर्षमय, कर्तृत्ववान मतलब कैसे एक कर्तृत्ववान, मतलब जो बहुत ही जेंटलमैन इंसान बनाता है। ओके, आणि संधीचे सुवर्ण संधीत रूपांतर करणारा। देखिए, बायोग्राफी किसी एरे गेरे पे नहीं लिखी जाती है। बायोग्राफी जिस पे लिखी जाती है, वो जो इंसान होता है वो
बहुत ही महान इंसान होता है, क्योंकि उसने लाइफ में ज़ीरो से शुरुआत की है और उसने बहुत सारी चीज़ें बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत डिफ़िकल्ट फेस करके उन्होंने वो अचीव किया होता है। तो उन्होंने क्या किया होता है, उनको जो संधि संधि का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, उनको जो जो लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली छोटी बड़ी, उनको उन्होंने कन्वर्ट किया गोल्डन अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, सुवर्ण संधि मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो आपको भी आपके लाइफ में ऐसा करना है कि जब आपको छोटी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आपको उसको कन्वर्ट करना है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, सो म्हणूनच सामान्य लोकांची मत माझ्या सहवासात बदलतात। तो इसके बारे में चरित्र बोल रहा है। इसके लिए जब सामान्य जनता या फिर जो नॉर्मल पीपल जब चरित्र पढ़ते हैं, मतलब बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो उनके जो मन है, उनके जो विचार, मत मतलब उनके जो थॉट्स है, वो मेरे सहवास में चेंज हो जाते हैं। ओके, मतलब एक नया, जब आप बायोग्राफी पढ़ना चालू करोगे या फिर सुनना चालू करोगे, तो आप एक नए इंसान में कन्वर्ट हो जाते हो, क्योंकि एक माइंड और थिंक करने की क्लियरिटी आपको आ जाती है धीरे धीरे। ओके, सो आप बहुत मैच्योर्ड फील करते हो, आपको सही गलत क्या होता है, ज्ञान होता है। सो बाबा पुरंदरे, धनंजय गाडगीळ, भा द खेर, रणजित देसाई अशा अनेक प्रसिद्ध लेखकांनी मला हाताळले। तो इन्होंने मतलब चरित्र, किन किन लोगों ने चरित्र, मतलब चरित्र लिखने वाले लेखक थोड़े अलग होते हैं। तो वो जो लेखक है उनके नाम उन्होंने यहाँ पे लिए हैं। और इन्हें हाताड़े मतलब मैंने अभी आपको बताया, हाताड़े मतलब हैंडल किया है। इन लेखकों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, मतलब इन लोगों के लिखे हुए चरित्र बहुत ही अच्छे और सच्चे हैं। सुश्रुत बोलता है, वा, सर्व ताई दादांनी मला किती माहिती दिली, मतलब अरे वाह, सब भाई बहनों ने मुझे कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आता हा कोणता दादा बरं, मतलब अब ये कौन कौन है भैया, कौन है भाई, ऐसे। सो अभी क्या है, आत्मचरित्र। देखो, चरित्र मतलब बायोग्राफी और आत्मचरित्र मतलब ऑटोबायोग्राफी। मतलब सपोज देखिए, चरित्र मतलब गांधी जी पे मैं कुछ लिख रही हूँ, ओके, तो उसको बोला जाता है बायोग्राफी यानी चरित्र। पर सपोज गांधी जी खुद ही खुद के ऊपर लिख रहे हैं, खुद की जीवन यात्रा पर लिख रहे हैं, तो उसको बोला जाता है, उस किताब को बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी, आत्मचरित्र, मतलब खुद से खुद लिखा हुआ। ओके, सो ये क्लियर हुआ आपका। सो चालू करते हैं। मैं आत्मचरित्र चरित्रांच्या कुटुंबातील एक, मतलब चरित्र इस कैटेगरी में ही आने वाला, चरित्र फैमिली में ही आने वाला मैं एक टाइप हूँ। चरित्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याचं लेखकाने केलेलं वर्णन। चरित्र मतलब क्या होता है, बायोग्राफी मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो लाइफ होता है, आयुष्य मतलब लाइफ, एक व्यक्ति के लाइफ के बारे में लेखक ने किया हुआ वर्णन। तर मी म्हणजे व्यक्तीने स्वतःच्या जीवन प्रवासाचं तटस्थपणे केलेले वर्णन। पर आत्मचरित्र क्या होता है, तो खुद व्यक्ति ने खुद के ही जीवन प्रवास का तटस्थपणे मतलब एग्जैक्टली एज इट इज किया हुआ वर्णन, उसको बोला जाता है आत्मचरित्र। आगे जाते हैं। माझ्या आयुष्यात आलेल्या विविध टप्प्यांचे, वळणांचे, भल्याबुऱ्या अनुभवांचे कथन मी तटस्थपणे करतो। मतलब मेरे लाइफ में जो भी अलग अलग टप्पे मतलब अलग अलग स्टेजेस आते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, आप जब बचपन में थे, आप जब थोड़े मैच्योर्ड हो गए, अभी आप यंग हो रहे हो, तो आपके लाइफ में भी अलग अलग स्टेजेस आते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में हमारी थिंकिंग प्रोसेस भी अलग होती है, अलग अलग वळण मतलब ट्विस्ट। ओके, आप जब अभी 10th पार करोगे, ठीक है, जब बहुत अच्छे मार्क्स से जब 10th कवर करोगे, तो आप एक नई स्टेज में जाओगे जो कि होता है कॉलेज। ओके, सो आपको बहुत अलग अनुभव वहाँ पे महसूस होगा। भल्या बुऱ्या अनुभवांचे कथन, भल्या बुऱ्या मतलब क्या, अच्छा और बुरे जो भी हमें अनुभव होते हैं, ओके, तो उसका जो कथन मतलब उसके बारे में बोला जाता है आत्मचरित्र में। ओके, मतलब आत्मचरित्र में ऐसा नहीं होता कि जो लिखने वाला होता है वो खुद की अच्छाई सिर्फ लिखता है, बुराई नहीं लिखता, क्योंकि कितना भी आदमी ग्रेट हो जाए, हमेशा ही
सबके साथ ये बात होती है कि हम लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं और साथ में कभी कभी कुछ बुरी चीज़ें भी कर लेते हैं। तो हम लोग आत्मचरित्र में आपको वो दोनों चीज़ें लेखक शेयर करता है। बुरी चीज़ें इसलिए बताता है क्योंकि पढ़ने वाला वो गलतियाँ फिर से ना दोहराए। ठीक है। सो त्यातून मी साकारला जातो और उसी से मैं बनाया जाता हूँ, मुझे आकार आ जाता है। साकार का मतलब क्या होता है, और उन सब चीज़ों से ही मुझे एक आकार आ जाता है। अभी उन्होंने जो आत्मचरित्र लिखे हैं वैसे ग्रेट लेखकों के नाम बताए, जैसे कि स्वातंत्रवीर सावरकर। ज़्यादा करके आपको आत्मचरित्र जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उन्होंने ही लिखे हैं। सुनीता देशपांडे, माधवी देसाई, डॉक्टर जयंत नारळीकर, डॉक्टर प्रकाश आमटे, मल्लिका अमरशेख, दया पवार, विश्राम बेडेकर, लक्ष्मण गायकवाड हे माझे गाजलेले लेखक। मतलब इन लेखकों का जो ऑटोबायोग्राफी है वो सबसे ग्रेट है। सुश्रुत बोलता है, अरे सर्वात शेवटी तो कोणता दादा उभा आहे आणि तो माझ्याशी बोलणार नाही का? और वो सबसे जो लास्ट में है वो कौन भैया खड़े हैं, वो क्या मुझसे बात नहीं करेंगे? तो वो कौन होता है लास्ट कैरेक्टर जो हमारा है? आई थिंक सो वो है प्रवास वर्णन। प्रवास वर्णन मतलब ट्रैवल। ओके, ट्रैवल जो होता है उसके बारे में ट्रैवल का वर्णन किया जाता है, जिसको हम लोग अभी के नए के ज़माने में ट्रैवल व्लॉग बोलते हैं। ओके। सो किताबें अभी नया ज़माना है, नई जनरेशन है, तो ज़्यादा करके हम लोग किताबें पढ़ने से अच्छा किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और व्लॉग देखते हैं। ठीक है। तो हमें पता चलता है वो जगह कैसी है, वहाँ पे जाना कैसे, आना कैसे। पर पहले के ज़माने में ऐसे नहीं था, यूट्यूब अवेलेबल नहीं था या फिर गूगल नहीं था। तो जो भी प्रवास वर्णन किया जाता था वो एक किताब में लिखा जाता था। कि सपोज़ मैं गोवा गई हूँ तो गोवा में मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी है, उसकी एक किताब बनती थी और उसमें सब कुछ लिखा जाता था। तो ये लास्ट कैरेक्टर हमारा वही है, प्रवास वर्णन। प्रवास वर्णन बोलता है, का नहीं बोलणार मतलब क्यों नहीं मैं बात करूँगा, ज़रूर बोलेन मतलब मैं ज़रूर बोलूँगा। अरे मीच तुला घरी बसून दूर दूरच्या गावी देशी पोचवणार ना। मतलब अरे मैं ही तो हूँ जो तुम्हें घर बैठे बैठे क्या करूँगा, दूर दूर मतलब बहुत दूर दूर के विलेजेस में, बहुत दूर के देशों में मैं पहुँचाता हूँ। सुश्रुत बोलता है म्हणजे आणि ते कसं काय? तो सुश्रुत बोलता है कैसे, घर बैठे बैठे मैं बहुत दूर के देशों में मैं कैसे जा सकता हूँ? कसं काय मतलब कैसे पॉसिबल होता है ये? सो प्रवास वर्णन बोलता है, माझं ते कार्यच आहे, मतलब वही मेरा कार्य है। एखाद्या ठिकाणी प्रवास करून आल्यानंतर प्रवासाची, प्रेक्षणीय ठिकाणांची रोचक मुद्देसूद आणि जशीच्या तशी माहिती वाचकांपर्यंत मी पोहोचवतो। मतलब जब भी मैं किसी प्लेस से घूम के आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उस ट्रिप के बारे में, उस जगह के बारे में जो देखने लायक प्रेक्षणीय ठिकान मतलब जो देखने लायक जो प्लेसेस है जो बहुत ही रोचक होते हैं, तो उनके बारे में मैं मुद्देसूर मतलब पॉइंट वाइज मैं उनकी इन्फॉर्मेशन जशीच्या तशी मतलब जैसे के वैसे मैं मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वाचकांपर्यंत पोहोचवतो। मतलब जो रीडर्स है उनके पास में वो इन्फॉर्मेशन रीच करता हूँ, देता हूँ। जैसे कि रेट ऑफ द जर्नी, कि होटल का खर्चा कितना हुआ, ओके, टोल पे कितना पेड करना है, ये सब चीज़ें एज इट इज़ मैं वहाँ पे लिख के देता हूँ एज अ पॉइंट वाइज। ही माहिती रटाळ कंटाळवाणी न होऊ देता रंजक पद्धतीनं मनोवेदक भाषेत मांडणं हे लेखकाचं कसब। मतलब जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मतलब जो भी ट्रैवल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रटाळ मतलब बोरिंग। ओके, तो वो बोरिंग ना लगे, कंटाळवाणी मतलब वही आप में उसको आपको उसमें कंटाला ना हो आए, आलस ना आए। तो इसके लिए वो रंजक पद्धति ने मतलब बहुत ही अमेजिंग वे से मनोवेदक आपको अट्रैक्टिव वे में, मनोवेदक मतलब अट्रैक्ट, आपका मन अट्रैक्ट करना, उस लैंग्वेज में आपको बताना, किताब में लिखना वो लेखकाचं कसब। मतलब वो लेखक की क्या है, लेखक की मेहनत है, लेखक का आर्ट है। वहाँ पे लेखक का आर्ट देखा जा सकता है कि वो किस तरह से एक बोरिंग या फिर एकदम सटल जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें कुछ रोमांचक नहीं है पर वो उसको कैसे रीडर्स को रोमांचक वे में बताए।
ओके, तो उसमें रियल लेखक का आर्ट नज़र आता है। आगे जाते हैं। लेखक त्या ठिकाणाच्या माहितीबरोबर स्वतःचे अनुभव, भावना, निसर्ग सौंदर्य, व्यक्तिविशेष यांचीही सुरेख मांडणी करतो। सो जो लेखक होता है वो क्या करता है, उस जगह की इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ खुद का अनुभव, वो वहाँ पे गया, उसने क्या महसूस किया, उसकी भावनाएं उस प्लेस के साथ उसकी क्या भावनाएं, क्या फीलिंग्स है, निसर्ग सौंदर्य क्या है, व्यक्ति विशेष मतलब वहाँ के जो व्यक्ति है उनके बारे में उसका क्या विचार है, वो सब वो सुरेख मांडनी मतलब अच्छी से अरेंजमेंट करके वो बताता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रवास वर्णन किताबों में दिखाई देंगी। अभी फ़िलहाल प्रवास वर्णन वाली किताबें बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों को बट ऑब्वियस वो चीज़ अगर हम लोग एज विजुअल देख सकते हैं वीडियोस में, तो हम लोग वही ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, सो जो आप यूट्यूब में व्लॉगिंग में देखते हो वही चीज़ प्रवास वर्णन में मतलब किताबों में पहले लिखी जाती थी। सुश्रुत बोलता है म्हणजे हाँ, और मैं एक बात बता सकती हूँ प्रवास वर्णन। हम लोग देखिए जिस जगह में फॉर एग्जांपल जाना है तो हम लोग गूगल भी करते हैं, यूट्यूब करते ही है, पर कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे नहीं बनाई होती है वीडियोस, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब सॉरी गूगल करते हैं। गूगल में हम लोग अलग अलग वेबसाइट होती है, तो वो वेबसाइट क्या होती है, ज़्यादा करके ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग। ओके, सो ब्लॉग में वही चीज़ें होती है कि फॉर एग्जांपल आपने नेशनल पार्क किया, तो नेशनल पार्क का ओपनिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है, रेट क्या है, पार्किंग चार्जेस क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें ब्लॉग से पता चलती कि नहीं। तो वही जो चीज़ जो ब्लॉग में लिखी होती है वो पहले किताबों में लिखी जाती थी। ठीक है, सो आगे। तो सुश्रुत बोलता है म्हणजे ना तिकीट, ना विजा, ना बस, ना विमान, मी कुठेही जाऊ शकतो। तो सुश्रुत बोलता है तो ठीक है, मतलब किताब पढ़ने से अगर मैं किसी और देश में ऐसे ही जा सकता हूँ, एब्सोल्युटली कि ये माइंड से जाना हम लोग बोलते हैं, हम फिज़िकल तो नहीं जाते, पर मेंटली हम लोग अगर किताब में किसी निसर्ग सौंदर्य पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे ही है, हम इमेजिन करते खुद को। तो सुश्रुत भी वैसे ही बोल रहा है कि अच्छा है, तो टिकट की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ना बस ना विमान, विमान मतलब एरोप्लेन की ज़रूरत नहीं, मैं किधर भी जा सकता हूँ। सर्व ठिकाणांना भेट द्यायला तुझ्या माध्यमातून, मतलब सर्व ठिकाण, ठिकाण मतलब सब प्लेस को मैं क्या विज़िट कर सकता हूँ, भेट मतलब विज़िट करना, तुझ्या माध्यमातून मतलब तेरे मीडियम से, तेरे हेल्प से मैं बिना टिकट बिना कॉस्ट के क्या कर सकता हूँ, विजिट कर सकता हूँ। सो प्रवास वर्णन क्या बोलता है, अगदी बरोबर मतलब एग्जैक्टली राइट, आणि हेच माझं वैशिष्ट्य, और यही मेरा क्या है, यही मेरी खूबी है, वैशिष्ट्य मतलब खूबी। म्हणूनच मला गंगाधर गाडगीळ, रा भी जोशी, पु ल देशपांडे, रमेश मंत्री, मीना प्रभू अशा मोठ्या लेखकांनी आपलंसं करून प्रसिद्ध केलं, और इसीलिए उन्होंने फेमस लेखक की नावें बोली है यहाँ पे, बताइए आपको ये लेखक कौन है। स्पेशली ये प्रवास वर्णन लिखने वाले लेखक हैं, तो इनके इन लेखकों की वजह से ही मैं बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुश्रुत आगे बोलता है कितनी छान आहात तुम्ही सगळेजण, मतलब कितने अच्छे हो तुम लोग, सब लोग, सब लोग यानी कौन, कथा, कादम्बरी, बाद में क्या देखा, कविता, नाटक, फिर चरित्र, आत्मचरित्र और प्रवास वर्णन, तो ये सब लोगों के बारे में वो बोल रहा है कि तुम्ही सर्वजण बहुत क्या हो, अच्छे हो, तुमच्याशी मैत्री करायला खूप आवडेल मला, मतलब आपके साथ दोस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुमच्यासारख्या निस्वार्थी मित्रांमुळे माझं मनोरंजनही होईल, मतलब तुम जैसे जो सेल्फलेस, मतलब जो बहुत निस्वार्थी यानी जो स्वार्थी नहीं है, जो सेल्फिश नहीं है। देखिए किताबें कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकती, हमारा दोस्त हो या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई भी चीज़ हो अदर दैन बुक्स, वो हमेशा कहाँ तो मतलब किसी ना किसी मोड पे कभी कभी सेल्फिशनेस दिखाती ही है। ओके, आपका करीबी दोस्त भी होगा ना, तो भी एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको आप मतलब उसके पास होने के बावजूद एक नोट्स आपके साथ कम ही शेयर करेगा, या फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कम ही बताएगा, क्योंकि उसको आप
मतलब वो मेंटालिटी रहती है सबकी कि मुझे आगे जाना है, ठीक है। तो कोई भी पूरी की तरह पूरा ज्ञान नहीं देता मोस्ट ऑफ द टाइम, जब हम लोग स्कूल लेवल में होते हैं, कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो जाए, ठीक है। पर किताबें ऐसी नहीं होती है। किताबें जो भी कोई रीड करता है वो सबको एक जैसा ही ज्ञान देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो स्कॉलर बच्चों को ज़्यादा सिखाता है और वीक बच्चों को या फिर एवरेज बच्चों को कम सिखाता है। ओके, वो अपनी अपनी मेंटालिटी की बेस पे होता है कि हम लोग उस किताब को कितना अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो निस्वार्थी किताब को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सबके साथ वैसा ही बिहेवियर करता है, वो पार्शलिटी नहीं करता। सो ये चीज़ समझानी थी, इसके लिए थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बोला। सो तुमच्यासारख्या निस्वार्थी मित्रामुळे, मतलब आप जैसे जो निस्वार्थी दोस्त है, उनसे मेरा मनोरंजन भी होता है और मेरा ज्ञान भी बढ़ता है। तुमच्यामुळे माझे लेखनही सुधारेल, मतलब आपकी वजह से मेरा लेखन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो सगळे बोलतात, मतलब सब बच्चे बोलते हैं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही तुला कधीच सोडून जाणार नाही। देखिए, लाइफ में हर इंसान कभी ना कभी किसी को लाइफ के दौर में छोड़ के चला जाता है, पेरेंट्स हो या फिर बेस्ट फ्रेंड हो, भाई बहन। पर जो किताबें होती है वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। ओके, तो उन्होंने वही बोला है कि दोस्तों के जैसे रूठती नहीं है किताबें हमारी, तो वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। पुस्तकें तो सब बुक्स जो होती है, जो कथा, कादम्बरी, कविता, ये सब बुक्स क्या बोलते हैं, एक गाना बोलते हैं, गाना गाते हैं। तो क्या गाना है देखते हैं हम लोग, फिर हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। साहित्याचे रंग विविध है, मतलब साहित्य के ये अलग अलग कलर्स है। बुलविती साऱ्या रसिक जना, बुलविती मतलब क्या करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं सब रसिक लोगों को। रसिक मतलब जो बहुत ही प्यार में होते ना किताबों के, तो उन लोगों को, जो क्यूरियस लोग होते हैं, उन लोगों को वो क्या करते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। इंद्रधनु ते सप्तरंगी, जैसे इंद्रधनु यानी रेनबो, जैसे रेनबो में सप्त रंग होते, सप्त यानी 7 रंग, वैसे ही सुशोभित करते गगना, जैसे कि इंद्रधनुष रेनबो पूरे आसमान को क्या करता है, डेकोरेट करता है, वैसे ही जो ये साहित्य है, मतलब ये अलग अलग टाइप्स के जो बुक्स है, वो क्या करते हैं, आसमान को क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं। धन्य आमुची माय मराठी, मतलब जो हमारी मराठी लैंग्वेज है, ओके। हर इंसान को अपने लैंग्वेज के बारे में बहुत प्राउड और बहुत प्यार होता है, ओके। सो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज के बारे में बोला है, इसके लिए जो लेखक है उसको खुद के लैंग्वेज के लिए बहुत ही प्यार है और वो अपनी लैंग्वेज को माँ समान मानता है, तो इसके लिए उन्होंने माय ये वर्ड यूज़ किया है। सो हमारी जो मराठी लैंग्वेज है वो बहुत ही धन्य है, धन्य साहित्य संपदा। और मराठी लैंग्वेज में जो भी कुछ लिखा गया है अब तक, कथाएँ, महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, हमारे जो वेद है, ओके, तो वो सब ही क्या है, बहुत ही बड़ी साहित्य संपदा है, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी है। वाचू आनंदे, तो हम उसको आनंद से पढ़ेंगे। लिहू नेमाने, उसको नियमित रूप से हम लिखेंगे। वाङ्मय रसात नाऊ सदा, नाऊ मतलब नहाना, ओके, टेकिंग बाथ, ओके। सो वाङ्मय मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी किताबें होती है ना, महाभारत, रामायण, वेद, हमारे 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो ये जो सब वेद है उसमें हम लोग जैसे कि नहाएंगे, मतलब उनको पढ़ेंगे लिटरली, ठीक है। सो ये सब पूरा जो सॉन्ग है वो सब लोग मिलके जो किताबें हैं वो गाते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा रंग साहित्य से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ लोगों को बोर लगा होगा क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, जो पढ़ते नहीं हैं उनको बोर लगा होगा, पर आई होप सो कि मैंने वो बोरनेस कम करके आपकी थोड़ी अच्छे से सिखाया होगा और आपको अच्छा लगा भी होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो 10 के बच्चे हैं, जो जिनको आप जानते हो, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। सो बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए ताकि आपका जो नोटिफिकेशन आता है, आपको हमेशा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है मेरा अकाउंट, मतलब हमारा चैनल। आपको ऑलरेडी जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ये बहुत ही ईजी वे है, ओके।
एंड थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड कमेंटिंग मी। ओके, आपका जो भी कमेंट होगा आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उस पर रिप्लाई देती हूँ। थैंक यू सो मच।